नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। एक और जहां किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, देश और हरियाणा में किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया तो सियासी बयानबाजी ने भी तूल पकड़ लिया है। हरियाणा का विपक्ष जहां आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ा होने का दम भर रहा है, तो सत्ता पक्ष लगातार हरियाणा के किसानों के आंदोलन से किनारे का दावा कर रहा है। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपनी मांगों को लेकर शंभू खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों को अब देश के कई राज्यों से साथ मिलने लगा है। देश भर में एक और किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, तो दूसरी ओर देश और प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का तूफान उमड़ पड़ा। करनाल में किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलनकारियों को एकजुट करने की कोशिश करते दिखे। अलग अलग चलोगे, अगर बात तो आई है कि बटोगे तो लुटोगे। तो हरियाणा में आंदोलन पर सियासी बयानबाजी का तूफान उमड़ पड़ा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला तक विपक्ष के कई नेता खुलकर आंदोलन के समर्थन में आ गए, तो बीजेपी अपने स्टैंड पर स्टैंड है। सीएम नैब सैनी का बयान हो या कैबिनेट मंत्री अनिल विज की ओर से दी गई प्रतिक्रिया हो। किसानों की पहले से भी मांग थी। जब 3 कानून बात हुई, जब 3 कानून आए थे और सरकार ने वापस लिए, उस टाइम बात हुई, उस टाइम ये कंडीशन थी और उनको आश्वासन दिया गया था कि भाई एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं और C2 50% स्वामीनाथन का फार्मूला लागू करेंगे। वही एक रास्ता है किसानों को कर्जे में डूबने से बचाने का। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती तो ये फैसला था भी एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मुझे भी मालूम है कि किसान की जो समस्याएं हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम किया है और उसके साथ साथ लगातार पिछले 10 वर्षों में किसान को हमने मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे लगातार एमएसपी बढ़ाने की बात है। 2014 से पहले अगर हम देखें जितने क्षेत्रफल के ऊपर मेरा किसान हरियाणा के अंदर अन्न पैदा करता था, उससे अब 1.5 गुना ज्यादा हरियाणा के अंदर मेरा किसान अन्न पैदा कर रहा है। और संस्था को प्रदर्शन करने की इजाजत होती है। जहां तक आप रेल रोकने की बात कर रहे हैं, इससे इनको नहीं करना चाहिए। लाखों लोगों को परेशानी होती है, इसलिए किसी और तरीके से करें प्रदर्शन कि इनकी आवाज भी उठती रहे और किसी काम में बाधा भी ना पड़े। ये कहने जा रहा हूं कि आप कुछ फैसला बड़ा करो जी और हमें आदेश करो ताकि हम उस लड़ाई को आगे लेकर के जाएं और इकट्ठे होकर के जैसे पहले आंदोलन चलाया था उस तरह से एक नई रूपरेखा बना करके आंदोलन को उस तरह से खड़ा करें। हरियाणा की नायब सरकार 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। लगातार ये दावा भी किया जा रहा है कि हरियाणा का किसान नायब सरकार से खुश है, तो हरियाणा के विपक्षी दल जिन प्रदर्शनकारी किसानों के साथ खड़े हैं वो पंजाब के हैं। फिर हिसार और सोनीपत समेत कई जिलों में ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले लोग कौन हैं? और अगर विपक्ष के नेता पंजाब के किसानों के साथ हैं और उनकी मांगों को जायज ठहरा रहे हैं, तो उनकी नाराजगी हरियाणा सरकार से है या केंद्र सरकार से, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग के साथ विपक्ष खड़ा है, तो जहां विपक्ष की सरकारें वहां एमएसपी पर फसलें क्यों नहीं खरीदी जा रही? अब 18 दिसंबर को प्रदर्शनकारी किसान ट्रेन रोकने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद ही दिल्ली कूच पर फैसला लिया जाएगा। अब आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
चलिए, किसानों के आंदोलन, किसानों के दिल्ली कूच के प्रयास, ट्रैक्टर मार्च अब तक जो ऐलान किए गए हैं और आगे की रणनीति और मांगे क्या है, इसे लेकर चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखबीर तंवर, प्रवक्ता कांग्रेस, अमनदीप केसरी, प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। स्वामी इंद्र भाकियू, नेता किसानों का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत स्वामी इंद्र जी आपसे करते हैं। क्या वजह है कि बार बार किसान आंदोलन करते हैं और इसकी शुरुआत पंजाब से ही होती है, क्या कारण? ज्योति जी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तो कुछ राजस्थान का हिस्सा, ये पहले पंजाब ही था, बड़ा महापंजाब था। और दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का किसान हो, भले पंजाब किसान हो, किसान एक ही है, किसान की समस्या एक ही है और किसान की डिमांड भी एक ही है। तो आज प्रदेश के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का माहौल सरकारें बना रही हैं, वो देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। जिस सरकारें एक हल्के मूड में ले रही हैं कि मुख्यमंत्री का ये बयान आना कि हरियाणा में सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जा रही है, तो हरियाणा के अंदर कई आंदोलन हुए हैं कोर्ट के अंदर और अब भी चल रहे हैं कि किसानों को एमएसपी ही नहीं मिल रही है। और एमएसपी एक चुनचुना है। सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कि भारत सरकार एमएसपी का मात्र 6% ही खरीद पाती है। तो हरियाणा की स्थिति वैसी ही है जैसी पूरे भारत की है। रही बात किसान आंदोलन क्यों करते हैं, किसान आंदोलन इसलिए करते हैं कि सरकारों द्वारा जो वादा खिलाफी है उस जग जाहिर हो चुकी है। किसानों का अस्तित्व जो है प्रश्न चिन्ह में आ चुका है। आज हमारे बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजने की हमारे में क्षमता नहीं रही। हम सिविल सोसाइटी की कल्पना करते हैं तो किसानों को बाहर निकाल के करते हैं। क्या किसान सबका साथ सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री का जो नारा है, उस विकास का क्या किसान हिस्सा नहीं है? ये सवाल चिन्ह है। आपने देखा हाल ही में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के किसान दिल्ली आना चाह रहे थे ये बताने के लिए कि प्रदेश सरकार हमारे को हमारी जमीन का मुआवजा बाबा आदम के जमाने का देना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा 64% बढ़ोतरी के साथ किसानों को मुआवजा दिया जाए। वही सुप्रीम कोर्ट अगर एनडीटी के कानून की बात करता है तो हम पे हम कर दिया जाता है। तो वही सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय किसानों को रिलीफ की बात करता है तो हमारे कोई भी हमारे पक्ष में कोई खड़े करती, यहाँ भले हरियाणा सरकार हो, भले उत्तर प्रदेश सरकार हो, भले पंजाब की सरकार हो, कार्य करती नजर नहीं आती। आप समझ सकते हैं कि किसानों को मात्र एक बड़े वोट बैंक की तरह देखा जाता है और सरकारें वैसे ही हमें बनाना चाहती है जो देश की 80 करोड़ जनसंख्या को बना लिया गया, जिन्हें घर बैठे अनाज देना चाहती। ये बहुत बड़ा सवाल मैं अपने खड़ा कर रहा हूं, सोचना होगा इसके ऊपर कि 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार घर बैठे अनाज देना चाहती है। ऐसी देश की 75% आबादी को घर बैठा के बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा है क्योंकि आज हमारी फसलों के दाम नहीं है। हाँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं लिख के दे सकता हूं कि आज हमारी जमीनों के कई गुना भाव बढ़ गए हैं पर फसलों के भाव नहीं बढ़े। यानी कि हम अपनी पुश्तैनी जमीनों को लालच बस कहीं ना कहीं बेच दें। जैसे हम बेचेंगे, देश के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो फार्मूला है वो लागू हो जाएगा और देश के अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसे आज पीछे लेके किसान 13 महीने के आंदोलन के दौरान 750 से ज्यादा फायदा देने के बाद एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर स्टोरिया बाजारी, काला बाजारी हमें खुलकर नजर आएगी। आप देख सकती हैं सरकार ने। चलिए, बीजेपी तो हमारे साथ नहीं है, कांग्रेस को मैं चर्चा में जोड़ लेती हूँ। आपका पक्ष हमने जाना, क्या आप सोचते हैं और क्या किसान दावा करते हैं आंदोलन को लेकर? सुखबीर तंवर जी, बीजेपी ये दावा करती है कि किसान खुशहाल थे, खास तौर पर हरियाणा बीजेपी ये दावा करती है और विपक्ष किसानों को गुमराह करने का प्रयास करता है, किसानों के नाम पर सियासत करता है विपक्ष, क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, किसान को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गुमराह किया है, इतना गुमराह किसान को कभी किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है। 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मनोनीत हुए थे, जो पहली जनसभा उनकी दक्षिण हरियाणा में हुई थी, उन्होंने ये कहा था पहली कलम से स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा के अनुसार C2+50 में न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। लेकिन और जिस तरह के अन्य वायदों पर विफलता रही, जैसे 15-15 लाख हर भारतीय को, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष,
देश नहीं बिकने दूंगा बोल के लगभग सार्वजनिक प्रतिष्ठान बेच दिए। दाऊद अब इब्राहिम विजय माल्या को लाने का वायदा था, हरि परिवार को पक्का मकान देने का वायदा था, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा था, किसान की आय दुगुनी करने का मामला था। सारे के सारे विषयों में जिस तरह से विफलता रही है, उसी तरह से जो पहली कलम का वायदा था किसान को स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा के अनुसार न्यूनतम मूल्य देने का, उस पे भी विफल रहे हैं। और दिया क्या? 3 काले कानून, 13 महीने की बड़ा आंदोलन और उसमें 750 से किसानों की मौत। और उसके बाद जब ये वापस लिया, वायदा किया था इस राष्ट्र के अन्नदाता से कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लाएंगे, लेकिन आज आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी के भले ही कमेटी बनेगी, कमेटी चर्चा करेगी, कोई भी वायदा हुआ? सुखबीर तंवर जी, कमेटी इस दिशा में विचार होगा, कमेटी का गठन होगा, ये बात हुई थी। ऐसा नहीं हुआ था कि लागू करेंगे ही करेंगे। ज्योति जी मैं आपकी बात मान रहा हूं, आपकी बात मान रहा हूं कि कमेटी चर्चा करेगी। आखिर कब चर्चा करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिस प्रकार से किसान नेता डल्लेवाल साहब मरणासन अवस्था में बैठे हैं, और क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ती? क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि डल्लेवाल साहब की मौत हो जाए और हरियाणा, पंजाब और सारे देश के किसान उग्र हो जाएं और उसके बाद ये उनका दमन करें? क्या इस प्रकार की इनकी तैयारी है? निश्चित तौर पे इससे ज्यादा भर्त्सना का कोई विषय नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो पूंजीपतियों की पोषक है। अतीत के जिस प्रकार से लोन माफ किए गए और किसान की शोषक है, ये सिद्ध हो चुका है। और हरियाणा सरकार जिस प्रकार से बात करती है, हरियाणा सरकार बताए कि जो आज न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने की बात हो रही है, विषय है C2+50 का। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य कहां से तय हो रहा है? A2+FL, जो दशकों से तय हो रहा है। लड़ाई उस बात की है। ये भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार निहायत झूठ बोलने का प्रयास करती है, लेकिन अब राष्ट्र का अन्नदाता इनके बरगलाने के प्रयास को विफल करेगा। चलिए इनेलो को चर्चा में जोड़ते हैं। पीएम या बीजेपी ने कभी C2+50 का शायद दावा नहीं किया था। बीजेपी बार बार पैनल पर ये कहती है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सिफारिशें लागू करने का दावा जरूर किया गया था और उसे लेकर भी कहा जाता है कि अधिकांश मांगे, अधिकांश सिफारिशें हम लागू कर चुके हैं। अमनदीप जी, दिल्ली की सीमाओं पर बड़ा आंदोलन होता है। अब 10 सेकंड दिए मुझे, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड ज्योति जी। तो बोलिए तंवर जी, बोलिए। वायदा जो ये बार नहीं आप करिए, मैं अगले उसमें बात। ठीक है, आप बोलेगा। पिछली बार क्योंकि आंदोलन हुआ, अभय चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दिया था। आज खनौरी बॉर्डर गए, उनका बयान भी सामने आया है, किसान बड़ा फैसला लें, हम उनके साथ हैं, आप बड़ा आंदोलन करें, ये भी कहा गया है। तो क्या वाकई ये किसानों के हित के लिए सोच रहे हैं अभय, या अपनी सियासत की जमीन तलाशने का प्रयास है? मुझे नहीं ज्योति जी, सबसे पहले तो अगर जिस मैं कहूंगा कि हालत में लगातार और जिस जो रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार का किसानों के खिलाफ रहा और जिस हालत में किसान लगातार आंदोलनरत हैं, क्या आपको लगता है कि किसान कोई नाजायज मांग लेकर के बैठे हुए हैं? क्या देश या फिर पूरे विश्व के स्तर पर इस तरह की कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार क्या इस तरह से रवैया अपनाती है कि जो लोग इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं और वो कुछ क्या मांग कर रहे हैं, वो जायज मांग कर रहे हैं? या तो आप कह दीजिए, एक भी बयान दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि ये तो बिल्कुल नाजायज मांग कर रहे हैं, इनकी मांग तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है, गैर संवैधानिक है, हम इसको नहीं मानेंगे। ज्योति जी देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ। आपके सामने उदाहरण है कि जब 3 कृषि काले कानून आए थे, तब भारतीय जनता पार्टी का भी यही रवैया था कि हम नहीं झुकेंगे और ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन अंतकार जब 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, इतना लंबा आंदोलन हुआ और किसानों ने इतना ज्यादा मजबूती से चारों तरफ से दिल्ली को घेरा, तब जाकर के ये सरकार झुकी। मेरा सवाल ये है कि क्या जरूरी प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर, लोकतंत्र के अंदर,
क्या इतना ज्यादा इतना लंबा खींचने की जरूरत होती है क्या? आपको किस बात की अकड़ है, किस बात का वहम है, किस बात का घमंड है सरकार को? आप क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं एमएसपी का कानून बनाते? जहां पर एक विचारधारा आप 24 फसलों पे एमएसपी डिक्लेयर करते हैं, तो इसको गारंटी कानून बनाने में क्या दिक्कत है? या तो आप ये कहिए कि आपके जो 24 फसलों का फैसला था वो केवल चुनावी जुमला था, आप इसको इस एमएसपी गारंटी कानून को सही नहीं मानते, ये गलत है संवैधानिक तौर पर। तो ये सब बातें हैं, और जिस हालात में आज किसान की बड़ी दयनीय स्थिति है, और केवल इंडियन नेशनल लोकदल का नहीं, मैं तो कहूंगा सभी राष्ट्रीय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन है, सबका ये दायित्व बनता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और खासकर से हरियाणा प्रदेश और पंजाब प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश हैं। हर आदमी का ये दायित्व बनता है कि किसानों की इस जायज मांग में, इस लड़ाई के अंदर अपना जो भी योगदान हो सके वो दें। तो इसके पहले भी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, और हमने जो किसानों ने जिस तरह से जो डिमांड रखी थी उसी हिसाब से किया। हमने ना को आंदोलन को खराब करने की कोशिश कभी, जो भी हमसे समर्थन मांगा गया, चाहे अस्पताल खोलने की बात हो बॉर्डरों के ऊपर, चाहे और भी अन्य जो भी समर्थन इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से रहा हो, तो हमने तो हमेशा से भरपूर सकारात्मक सोच में किसानों का साथ दिया, और कभी भी किसानों के नाम पर कभी भी राजनीति नहीं करी। और तभी उसका नतीजा आज किसान इतना ज्यादा सम्मान चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का करते हैं। एकमात्र नेता है जिनको जो है किसान आंदोलन की स्टेज के ऊपर सम्मानित किया गया था, जो अपना पिछली बार जो अपना दिल्ली का बॉर्डर था नॉर्थ वाला, उसके ऊपर सम्मानित किया गया था, जो सबसे बड़ा स्टेज थी किसानों की, तो सिंगू बॉर्डर की स्टेज पे। तो ज्योति जी, बात यह है कि बात जायज और नाजायज की है। जो किसानों की मांगे हैं वो बहुत जायज हैं, और बहुत लंबे समय से, आप 2047 में विकसित तो बनने जा रहे हैं, लेकिन आपके पास जो वर्ग सबसे ज्यादा जिस पर जनसंख्या आधारित है, जिस किते के ऊपर, जिस एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर, आप उसको अपलिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं? आप उनको समर्थन देने के लिए क्या करते हैं? वो तो आज अपनी मूलभूत हक था उसके लिए जूझ रहा है आज 21वीं सदी में, जहां आपने 2047 में विकसित होने का टारगेट रख दिया। आप अपनी मतलब असलियत से क्यों भागती है भारतीय जनता पार्टी? किस बात का घमंड और गुरूर है? क्या सरकार लोग चुनी हुई सरकार, क्या पेपर देके पास हुई है सरकार? क्या ये आईएएस ऑफिसर है क्या, जो एंट्रेंस एग्जाम देके पास हुए, लोगों की वोट लेकर के बने हैं नेता? पंजाब को छोड़कर बाकी हिस्सों के लिए आज की कॉल थी कि ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 2 दिन बाद रेल रोको अभियान भी, रेल रोकने के लिए भी ऐलान हुआ है। तो क्या नहीं लगता कि आमजन किसानों के इन ऐलान से परेशान होगा? दूसरा सवाल साथ साथ मेरा ये भी कि दिल्ली कूच ही क्यों किया जाता है? और सरकार, जाहिर है सरकार रोकती है, 101 किसानों का जत्था बार बार दिल्ली आने का प्रयास कर रहा है पंजाब से, तो दिल्ली कूच के पीछे क्या मकसद रहता है किसानों का? ज्योति जी, पहले मैं आपको पहले सवाल का उत्तर देना चाहता हूँ। एक ही मकसद है ज्योति जी, पहले तो जो है रेल रोको है। नहीं, मैं किसान नेता स्वामी इंद्र जी से मैंने प्रश्न किया, सुनिए अभी आप जी बोलिए। इंद्र जी, ज्योति जी, ये जो रेल रोको है ये परमानेंट नहीं है, सांकेतिक है, और इसके अंदर पूरे देश का जो है समर्थन है। आप देख सकते कई सामाजिक संगठन है, कई धार्मिक संगठन है। इस दफा पहली दफा हम देख रहे हैं कि हिंदू धार्मिक संगठनों द्वारा भी किसानों के पंडालों में लंगर की व्यवस्था की गई है, और तमाम धार्मिक संगठन इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। सामाजिक जो संगठन है वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि सब देशवासियों को पता लग चुका है कि 400 रुपए किलो टमाटर हमने खाया है। अगर किसान को एमएसपी मिल जाए, भारत के अंदर जो किसान के नाम पर जो सब्सिडी या एमएसपी के नाम पर जो देश के अंदर कालाबाजारी हो रही है वो सामने खुलकर आ जाएगी, क्योंकि किसान ही बता रहा है कि मेरे को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। जिस किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, उसको न्यूनतम पैसा नहीं मिल रहा, तो अधिकतम मूल्य पर ये खुदरा बाजार में सामान किसान का कैसे दिख रहा है? आप देखिए, किसान से 2100 रुपये गेहूं लिया गया, आज 3000 के पार चला गया, 3200-3300 रुपये गेहूं बिक रहा है। तो अगर एमएसपी होता इस देश के अंदर, वास्तव में कानूनी रूप से होता, तो आम भोक्ता क्या ईमानदारी के साथ आप कह सकते हैं कि सरकारी भंडारों से लेने के बाद बिचौलिए और व्यापारी किसान का अनाज 3000 से ऊपर बेच सकते? नहीं।
और मिलना किसान को लाभ था, ले गए बीच में कालाबाजारी करने में। आम जन ने 400 रुपये टमाटर लिया, एमएसपी होता तो देश के किसान से 2 रुपए 4 रुपए किलो लूट से टमाटर लिया गया था। अगर वो टमाटर किसान को 10-12 रुपए किलो सीधा होता, किसान संपन्न होता, उपभोक्ता को पता लग जाता कि किसान से तो 12 रुपए लिया गया है, तो मैं तो जाएगा 30 रुपए ले लो आप मुनाफा लेकर, तो उपभोक्ता को 400 रुपए पोसा जा रहा है। आज उपभोक्ता को प्याज 80 रुपए किलो भेजा जा रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप नासिक की मंडी जाके पता करेंगे तो किसान से 6 रुपए किलो भी आज के भाव में, आज के दिन निवाली नहीं हुई, तो आप समझ सकते कहां 6 रुपए और कहां 80 रुपए का अंतर, ये कालाबाजारी तो क्या है। और दूसरी बात, दूसरा प्रश्न जो है आपका, किसान दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? किसान दिल्ली इसलिए जाना चाहते हैं कि जो प्रदेश की सरकारें हमारी बात नहीं मान रही, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री झूठ बोल गए कि 24 फसलों को हम दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो किसान के बेटे हैं, आप मुझे बताइए हरियाणा के अंदर किसान खोपे की खेती, नारियल की खेती कहां करता है? आप मुझे बताइए किसान का बेटा रागी हरियाणा प्रदेश में कहां लगाता है? जब फसल ही नहीं है तो आप 100% खरीद कैसे रहे हैं? यही बता दीजिए। लगता है यहाँ भी कोई बहुत बड़ी कालाबाजारी हो रही है किसान के नाम पर। दूसरी बात, यही बात पंजाब का किसान बताना चाहता है कि पंजाब सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो केजरीवाल की सरकार है, वो भी किसानों को कहीं हाथ नहीं दे रही। यही कारण है कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, बिहार का किसान, वो सब दिल्ली जाकर केंद्र सरकार पर बात रखना चाहते हैं अपनी, जैसे दूसरे राजनीतिक पार्टी, दूसरे सामाजिक संगठन, और खुद कोई समय में कोई व्यक्ति जो विक्टिम होता है वो अपनी बात जाकर जंतर मंत्र रख सकता है, वो अपनी बात बड़ी रैली पर मैदान दिल्ली में जाकर रख सकता है। तो क्या आज देश के किसान को इतनी आजादी भी नहीं कि वो अपनी बात रख सके? आपके मंत्री कहते हैं, केंद्र के मंत्री कहते हैं भाई अपनी बात रखनी है, टेक्निकलियों पे ना हो, व्यवस्था खराब होती है, मान ली आपकी बात, पैदल आओ, मान ली आपकी बात, तो आने क्यों नहीं दे रहे? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? बड़े बड़े बैरिकेड लगाने, और आप एक्सपायर जो आंसू गैस के गोले हैं वो किसानों को फेंक देते हैं। उनकी त्वचा का कोई हानि हो सकती है, उनके शारीरिक कोई हानि हो सकती है, उनकी कोई मानसिक हानि हो सकती है, उनकी आंखें भी जा सकती हैं, उन्हें जो चोटें लग रही हैं। क्यों इतना डिफरेंस, क्यों इतना जुनूना व्यवहार भारत के नागरिक के साथ क्यों? मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ चर्चा के। तंवर जी, पिछली बार लंबा आंदोलन हुआ और 3 कृषि कानून, जिनको आप लोग काले कानून कहते हैं, वापस भी ले गए। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि कुछ किसान संगठनों ने चुनाव भी लड़े। इस बार क्योंकि किसान संगठन एकजुट भी नहीं, राकेश टिकैत भी खुद ही मान रहे हैं, तो क्या ये वजह आप मान रहे हैं कि सरकार पर दबाव नहीं है किसानों के प्रयासों का, किसानों के आंदोलन का? यदि सवाल मुझसे है? नहीं, तंवर जी से, कांग्रेस प्रवक्ता से मैंने सवाल किया। देखिए ज्योति जी, जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है, भारत में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा, विधानसभा या कोई अन्य चुनाव लड़ सकता है। इसलिए ये कतई कोई विषय नहीं है, अगर चुनाव में विफलता हो रही है तो वो सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे, दब जाएंगे। इस बात का चुनाव का और किसान की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। और अब ना हरियाणा में चुनाव, ये कहना कि भी चुनाव के दृष्टि, इसलिए ये कहना कि भी चुनाव के दृष्टिगत कोई विषय है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा जिस प्रकार से फरवरी से खनौरी बॉर्डर पे कुछ किसान नेताओं के बयान भी आए थे ना कि हमने माहौल बनाया, लेकिन कांग्रेस फायदा नहीं उठा पाई चुनाव में। तो इनसे तो ये मैसेज साफ मिलता है, बहुत क्लियर मिलता है कि जो आरोप बीजेपी लगाती है उनमें कहीं ना कहीं दम तो है। कौन क्या बयान दे रहा है? नहीं, कोई दम नहीं है। ये अभी आपने जब डिबेट पहला मेरा वक्तव्य था उस वक्त जो बात हुई, देखिए स्वामीनाथन कमेटी की पहली प्रमुख और वो अनुशंसा पूरी नहीं हुई। इसके अलावा अगर आपको पता तो आप बताना कि कौन सी अनुशंसा पूरी हुई जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। हाँ, अब चूंकि हम हरियाणा प्रदेश से हैं, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं 24 फसलों की खरीद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते हैं,
जैसा किसान नेता ने भी हमें बताया, 24 फसलों की खरीद मात्र जुमलेबाजी है। विगत के 10 वर्षों में जिस प्रकार से डीएपी यूरिया की कमी रही और उसके फलस्वरूप जो कालाबाजारी रही वो आपके सामने है। आप अनेक बार हम चर्चा कर चुके इस बारे में। कृषि उपकरणों पे जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी लगाई है वो किसी से छिपी नहीं है। डीजल का रेट निरंतर 100 रुपए के आसपास विगत के 10 वर्षों में चल रहा है। और एक और भारतीय जनता पार्टी का काला कारनामा बताऊं, मानेसर में जिस प्रकार से जमीन को लूटने का निरंतर प्रयास है, 10 से 20 करोड़ रुपए जो जगह के आधार पे अगर हम चलिए इस विषय पर तो राजनीति होती रही है। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने को लेकर जो कमेटी बनाई गई, कमेटी के चेयरमैन क्योंकि हुड्डा साहब रहे, तो कांग्रेस पर भी बार बार सवाल उठते रहे हैं रिपोर्ट को लेकर। केसरी जी, आपका लास्ट कमेंट। डलेवाल साहब को लेकर मैं बात करूंगी। अभय चौटाला उनसे मिलने पहुंचे, आवरण अनशन वो कर रहे हैं, तबीयत उनकी पहले से खराब है, डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं बहुत सीरियस है। तो ठीक है, सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास है, मांगे मनवाने का प्रयास है, लेकिन क्या ये तरीका ठीक है? क्या कहेंगे? नहीं ज्योति जी, आपके देखिए पहले भी आपने सवाल दूसरे साथी प्रवक्ताओं से किए, उसी में जवाब छुपा हुआ है। आपने सवाल किया कि क्या सरकार पे उचित दबाव नहीं बन पा रहा। मेरा मानना ये है कि दबाव सरकार क्यों चाहती है कि जब तक उसके ऊपर दबाव ना बने तब तक वो बात नहीं करेगी। ये रवैया ये क्या ठीक है सरकार का? और किसान नेताओं के पास चारा क्या बचा है? अगर वो 1 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, जहां आपने रोक दिया वो भी गैर संवैधानिक तरीके से, जो उनका संवैधानिक हक है, आप इस देश के अंदर उनको कुछ भी नहीं दे रहे। पहले तो वो अपनी एमएसपी मांग रहे हैं, जो हमारा हक है, कोई किसी की खैरात नहीं मांग रहे या किसी का दूसरे का हक नहीं मांग रहे। फिर उसके बाद जो आंदोलन करने का संवैधानिक हक है दिल्ली जाकर के, वो छीन लिया गया। अब वो 1 साल से जहां आपने रोक दिया वहीं बैठे हैं, लेकिन आपकी तरफ से बिल्कुल भी कोई ना बातचीत की शुरुआत है, ना एमएसपी पर कोई बात है। क्या ये सरकार का रवैया ठीक है या नहीं ठीक है? इसको देखकर क्या करेंगे किसान? और बताइए, ये डल्लेवाल जी का देखिए आमरण अनशन कोई छोटी बात नहीं है। ये कह देना आसान है कि कोई इस प्रकार से काम कर रहा है, वो बहुत क्लियर कह चुके हैं, या तो मांगे मानी जाएंगी या फिर वो अपनी जो है अंतिम सांस इसी आमरण अनशन पर रहेंगे। ये बहुत दयनीय स्थिति पूरे किसान कौम के लिए, पूरे देश के किसानों के लिए है। और इसमें मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा शर्मनाक है सरकार के तरफ से कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ किसान राजनीतिक दबाव में है या किसी और के दबाव में है, तो आपने जो कमेटी एमएसपी पे बनाई है, क्या उसको आपने 1 साल से बोला है कि फटाफट से आप लागू करिए, रिपोर्ट लागू करिए? क्या आपने उस पर तत्परता दिखाई है? क्या आपकी इच्छा दिखती है? देखिए स्पष्ट है ये इसमें कोई भी मैं कहूंगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि जो रवैया सरकार का किसानों के प्रति है उससे बड़ी स्पष्टता है भारतीय जनता पार्टी के रवैये से कि वो किसानों को इस देश के अंदर। चलिए आगे समय की चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए, तो किसानों के आंदोलन को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।